हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज 3.2 के कुछ बाकी बचे हुए सम। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये क्या कहता है, ये है हमारे पास कि ये इक्वेशन है, बनानी हमको इक्वेशन इसमें से। ए ट्रस्ट फंड हैज़ डैश डैश दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट pays of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide RS dash dash among the two types of bonds. If the trust fund must be obtain an annual total interest of dash, एक बार 18 और एक बार 18,020। इसमें बोला है कि हमारे पास एक फंड है और वह टोटल 30,000 का, और ये 2 बार इन्वेस्ट करना है। जो एक बार का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ब्याज मिलेगा 5% और दूसरी बार का मिलेगा 7%। इसका मतलब बॉन्ड हमारे पास 2, एक एक्स और एक मान लो वाई। एक का तो मिलेगा 5%, एक का मिलेगा 7%। ठीक है, ये है रेट, जिसको ब्याज बोलते हैं। अब देखो, मान लो पहली में इन्वेस्ट किया एक्स, पहली में इन्वेस्ट कर दिया एक्स, टोटल हमारे तो हो रहा है 30,000। अगर 30,000 में दे एक्स गए तो बच गए 30, ये बच गए सीधा 30,000 माइनस एक्स। पहली बॉन्ड में इन्वेस्ट किया एक्स, तो दूसरी में किया बचा हुआ सारा, और बचे हुए लिखेंगे इस तरह, ये हो गया। और रेट कितना मिला है 5% और 7%। अब ये एक बार बराबर आया है हमारा इंटरेस्ट के 1800 के, और एक बार आया है 20 के, मतलब 2000 के। तो सबसे पहले करेंगे, हमें इसको खोल देंगे, एक्स और 30 माइनस एक्स, 5% मतलब 5/100 और 7/100। तो हम देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया है, इन्हें बोला है कि हमारे पास 30,000 रुपये हैं और 2 जगह इन्वेस्ट करने हैं। तो एक में कर लिया एक्स, दूसरे में बाकी जो बच गया, और बचे हुए कैसे लिखेंगे 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि 30,000 में से एक्स गया तभी तो कुछ बचा है। इसी को वाई बोलेंगे हम, या फिर जेड कुछ भी बोलेंगे। तो सीधा बचा हुआ लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया एक्स, दूसरे में किया 30,000 माइनस एक्स, और किस रेट से किया है वो 5% और 7%। ये इन्हें बोल रखा है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर में इसको डिफाइन करना है। तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा हमारे पास। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1x2, इसका है 2x1। ठीक है, तो नया जो मैट्रिक्स आएगी वो सिर्फ एक ही उसकी आएगी, 1x1 की मैट्रिक्स। तो इसको करेंगे 5x/100 जमा में 30,000 माइनस एक्स, 7/100। और ये 1800 के बराबर है। 1800 हमारा टोटल ब्याज एक साल का। ठीक, तो अब देखेंगे कि कितना रुपये इन्वेस्ट किया था हमने। यह 5,000, 5x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा इससे, माइनस, सीधा खोल दिया मैंने। ये हो गया 0 कट गई यहाँ से, और 5x/100 प्लस 7/2100 माइनस 7x/100 इजिकल टू 1800। तो यहाँ बच गया, एक्स की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और बाकी को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, अब ये टोटल एक वैल्यू है और ये एक अलग है, तो इसको बराबर मान लेंगे। चाहो तो इसको ही मैट्रिक्स मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। मैट्रिक्स मानोगे तो आंसर और भी अच्छा रहेगा सेम, क्योंकि मैट्रिक्स के ऑर्डर में करें ना, हम इसको ऑर्डर 1x1 मान लेंगे। ठीक है, इसका भी ऑर्डर 1x1 है, इसका भी। अब यहाँ हो गया 5x माइनस 7x, एलसीएम दोनों का सेम है 100
प्लस 2100 इजिकल टू 1800। अब यहाँ कितना हो गया, माइनस के 2x बच गए बटे में 100 प्लस 2100 बराबर 1800। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इस तरफ माइनस कर देंगे, 2100 माइनस 1800, इसको ले जाएंगे उस तरफ 2x, और ये हो गया बटे में 100। यहाँ बच गया हमारे पास 300 को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ बच गया 2x, ये हो गया हमारे पास 30,000 2x। तो x कितना बच गया, x आया हमारे पास 15,000। जब x 15 है, मतलब जो हमने पहले बार इन्वेस्ट किया था वो किया था 15,000। दूसरा क्या था, बाकी बचा हुआ मतलब 30,000 माइनस x, मतलब 30,000 माइनस 15,000, यहाँ 15,000। इसका मतलब क्या है कि हमने 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। इसमें पूछ रखा है कि 2 बॉन्ड इन्वेस्ट किया था, रेट बता दिया और साल का इंटरेस्ट बता दिया। तो इसने पूछा है कि कितना इन्वेस्ट किया था। तो हमने 2 बार इन्वेस्ट किया था, 15,000 और 15,000। ठीक है। अगर ये आंसर तब आया जब हमारे पास साल का इंटरेस्ट 1800 था। अगर इन्हें बोला अगर 2,000 हो तो कैसे करेंगे, ये पार्ट ए था, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये पार्ट ए था। अब इसको सीधा मान लेंगे 2,000। अगर मान लो हमारे पास इंटरेस्ट 2,000 है, ठीक है, तो देखो पैसे सेम हैं, इतने पैसे लगाए और मतलब एक्स बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और बाकी बचा हुआ भी दूसरी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, रेट सेम ही उनका। बस ने बोला है कि जो यहाँ 1800 बच रहे हैं साल के, यहाँ बचिए हमको 2,000, तो हमने कितने इन्वेस्ट किए होंगे ये पूछ रखा है। इसको कैसे बताएंगे हम, ऐसे ही लिख के सारी इक्वेशन को, और 1800 की जगह 2,000 के बराबर मान लेंगे ब्याज हम उसका। ठीक है, वो कैसे, देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम होगा, यहाँ तक मतलब यहाँ तक क्वेश्चन सेम आएगा। क्यों, बस इसकी जगह पे 2,000 लिखना है, क्योंकि ये प्रोसेस तो सेम ही करना है, बस ब्याज अलग हमारे पास। तो यहाँ क्या है 2x अपॉन 100 प्लस 2100 इक्वल टू, अब हमारे पास ब्याज है 2,000। ठीक है, अब इसको सीधा सोल्व कर देंगे हम, 2100 माइनस 2,000 गुणा में 100 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब ये हो गया 100 गुणा में 100 इज इक्वल टू 2x, मतलब 10,000, और ये कट गया 5,000। एक बार मतलब 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, पहली बॉन्ड में आए हमारे पास 5,000 और दूसरी बॉन्ड में आए हमारे पास, इसमें बोला था 30,000 माइनस 5, मतलब 30,000 माइनस x। पहली में आए 5,000, दूसरी में आए 25,000। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा 19वां। ठीक है, हमको कुछ नहीं, बस ये बताना था कि पहली बॉन्ड में दूसरी बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट किए हैं, और टोटल पैसे थे 30,000, साल का रेट था इतना और हमको मिला इतना इस रेट के हिसाब से। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 20। अगला क्वेश्चन है कि द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक एंड 8 दर्जन फिजिक्स बुक एंड 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 और 40 ईच रिस्पेक्टिवली। इनके प्रकार से फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। इसने बोला है कि एक दुकानदार है, उसने 10 दर्जन बुक केमिस्ट्री की बेची हैं और 8 दर्जन बुक बेची हैं फिजिक्स की और 10 दर्जन बुक बेची हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, और ये किस हिसाब से बेची हैं, ये बेची हैं 80, 60 और 40 के रेट से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 दर्जन किसके बराबर होता है,
1 डजन इज इक्वल टू 12 के। ठीक है, मतलब 1 डजन कोई अमाउंट हमारे पास, उसमें अगर हम गिन के देखें तो 12 चीज़ें होंगी, तब बोलेंगे उसको 1 दर्जन। अब इसने बोला केमिस्ट्री बुक थी 10 दर्जन, 10 गुणा 12, दर्जन की जगह मैंने सिर्फ 12 लगा दिया तो केमिस्ट्री बुक आ गई। और 8 बुक थी फिजिक्स की, मतलब 8 दर्जन थे फिजिक्स की बुक के बंडल, और 10 थी इकोनॉमिक की। ठीक है, यहाँ हो गया 120, 96, 120। और किस रेट से बेची हैं? ये बेची हैं 80 के, 60 के और 40 के रेट से। अब हमको ये बताना है कि उसको कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ इनसे, एलजेब्रा यूज़ करके बताना है, मैट्रिक्स एलजेब्रा का। तो सिंपल सी इसको सोल्व कर देंगे। ये मैट्रिक्स बनेगी और एक ये बनेगी। इसका ऑर्डर कितना है? इसका है 1×3, इसका है 3×1, तो नई मैट्रिक्स आएगी 1×1 की, जो सीधा प्रॉफिट होगा उसका। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 120×40। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सीधा, यह आएगा हमारे पास 12×96 प्लस यह आएगा हमारे पास 6, 36, 3, 56, 3, 57। यह आएगा हमारे पास 12×4=48। हमारे पास आया ये, इसको ऐसे कर लिख सकते हैं हम। ये आया सीधा 1 नंबर, ये है, इसको जोड़ लेंगे। छः, 8, 15, 21, 2, 18, 21, 20। हमारे पास आंसर आया ये। उस दुकानदार के पास इतने रुपए बच गए, और इस रेट से बेची उसने 3 बुक, इतने दर्जन बुक, तो उसको इतने रुपए बच गए। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सिंपल सी बात है कि एक दुकानदार ने 3 तरह की बुक थी उसके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। उसने लिख दिया दर्जन। दर्जन को हम सीधे बुक में कन्वर्ट कर लेंगे कि दर्जन का मतलब होता है 12। एक दर्जन में 12 होती चीज़ें। 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक थी तो 120 बुक होगी। 8 दर्जन फिजिक्स की बुक थी तो 96 बुक होगी। और 10 दर्जन इकोनॉमिक की बुक थी तो 120 बुक होगी इकोनॉमिक की। और इस रेट से बेची हैं, हमको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आया ये। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा 20। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन्हें बोल रहे हैं कि अज्यूम x, y, z और w और p आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर डैश 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 रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। इसने बोला है कि हमारे पास मैट्रिक्स हैं x, y, z, w और p। ठीक है, इनका ऑर्डर दे दिया 2×n, 3×k और 2×p और n×3 और p×k। ठीक है, इसने बोल रखा है इसमें ये रहा द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k और p सो दैट py विल बी डिफाइंड एज। ठीक है, इसने बोला है कि py प्लस wy ये डिफाइन करेंगे तो pnk की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, हम देखेंगे कि p और y, p का वो कितना है ऑर्डर, p×k और y का 3×k। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। नई मैट्रिक्स जो आएगी py वो होगी pk के ऑर्डर की। ठीक है, pk के ऑर्डर की होगी, और ये मल्टीप्लाई तब होंगे जब ये दोनों सेम होंगे। ये बात शायद मैं बताना ही भूल गया था मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में। जब ये
अंदर के जो एलिमेंट अगर ये बराबर होंगे ना तब मल्टीप्लाई होगा, और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो बाहर वाले एलिमेंट का ऑर्डर बन के आएगी। इसका मतलब ये बराबर है तो के की वैल्यू 3 के बराबर आएगी हमारे पास सीधा। और अब बोला इसने डब्लू और वाई। अब डब्लू और वाई, डब्लू कितना है n क्रॉस 3, वाई कितना है 3 क्रॉस के, ये रहा। तो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा नया ऑर्डर क्या आएगा डब्लू वाई का, n बराबर के। जब n बराबर के आएगा तो n के कितना हमारे पास 3, तो डब्लू वाई हो गया n क्रॉस 3 के। ठीक है, और ये दोनों जोड़ रखी हैं तो प्लस डब्लू वाई कितना है n 3, के की वैल्यू कितनी आई 3 हमारे पास, p क्रॉस 3 प्लस डब्लू वाई क्रॉस 3। तो नई मैट्रिक्स आएगी जो वो क्या आएगी, प्लस माइनस तब जाके सेम होंगे जब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। या स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब ये वाले जो क्रॉसिंग है इनकी ऑर्डर है जब सेम होगा तब जाके आएगा। जैसे कि 3 क्रॉस 3 है तो यहाँ जो है वो इसके बराबर होगा तब जाके प्लस या माइनस होगा। तो इसका मतलब प्लस हो रखा है इसमें, तो n बराबर p के है और 3 बराबर 3 के है, 3 बराबर 3 के है तब जाके तो प्लस हुआ है ये। तो हमारे पास यहाँ से आ गया n बराबर p के होगा और k बराबर 3 के होगा। तो ये हो जाएगा आंसर, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, k की वैल्यू 3, p की वैल्यू n। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ n बराबर p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डैश डैश डैश। इसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। इन्हें बोला है n बराबर p के है, ये तो 7x माइनस 5z का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे। अब देखो 7x कोई मैट्रिक्स है, मान लो उसका कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, और -5z उसका कोई भी एलिमेंट है। तो जब ये एलिमेंट मतलब जैसे सेम होंगे ना तब जाके प्लस या माइनस होगा। मैंने इस क्वेश्चन में यही बात बोली है। जब ये क्वेश्चन माइनस है मतलब 7x माइनस ZX है, इसका मतलब x और y मतलब x और z मैट्रिक्स है जो माइनस हो रही हैं तो इनका ऑर्डर सेम होगा। और इसने बोला है कि n और p, अब किसी में तो n होगा और एक में p होगा तभी तो जाके सेम हुए हैं और तभी बराबर है n और p। जैसे कुछ भी यहाँ n हो गया मान ली, इसमें मैं n मैट्रिक्स मान लूँ मैं और इसमें p, जब n और p बराबर हैं तभी प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो भी बराबर होगा तभी तो इनका ऑर्डर बराबर होगा। मान लो 2 है तो 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस p, 2 और n बराबर p के पहले ही लिख रखा है स्टेटमेंट में। तो ये ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो प्लस माइनस हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसने बोला है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, p क्रॉस n, 2 क्रॉस n और n क्रॉस 3 और p क्रॉस n। इसका मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, n 1 क्रॉस n, 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस n, 4 क्रॉस n। ठीक है, और यहाँ 2 क्रॉस p तो है ही है, मतलब 3 क्रॉस p, 4 क्रॉस p, 5 क्रॉस p, 1 क्रॉस p। अब आप इस ऑप्शन में देख लो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में 2 क्रॉस n है या 3 क्रॉस n है या 4 क्रॉस n है। अब इसमें दे रखा है 2 क्रॉस n, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। इसमें बेसिकली क्या है, मैंने ये बताया आपको कि जब 2 मैट्रिक्स प्लस या माइनस होंगी तो उनका ऑर्डर बराबर होगा, सेम होगा। मतलब सेम होने का मतलब क्या है, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर। जब ये बाद वाला एलिमेंट बोल रहे हैं इसको पहले वाला, जब इन्हें बराबर दे रखा है पहले ये बराबर p के, तो बाद जो पहले वाला बाद वाला मानोगे आप तो वही बराबर होगा। तो आप उस हिसाब से आंसर में देख लो कि जैसे 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस n, 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस n दे रखा है, जो सभी दे रखा हो इस सीरीज़ वाले में वही आंसर होगा हमारा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत हो, समझ ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।